Ha. Very good afternoon. Now we will start the grammar portion. First of all, it is known to you that did you see the slide? आपको slide नजर आ रही है? Hello. No, sir. No, sir. One second. No, sir. No, sir. One second. One second. One second. अरे अब आ गया. हेलो. सर. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा जो ये कोर्स है, मैंने आपको पहले ही कहा है, ये लैंग्वेज के बारे में है. तो आपको मालूम है, एवरीबॉडी अमंग यू नोज दैट लैंग्वेज इज दैट where we express our feelings, yani ki where we communicate. But what we communicate, I have already told, we have completed that in the first block. We communicate our ideas, we communicate our thoughts, we communicate our views, or we communicate our emotions or feelings. Yani ki this we communicate with the help of the language. But ये तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है. Now our main focus will be here upon the grammar. यानी कि यहाँ तो इस ब्लॉग में ज़्यादा ग्रामर है, तो अब हमारा जो फोकस है वो तो ग्रामर पर ही रहेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ग्रामर? आपने पहले से ही पढ़ा है ग्रामर किसे कहते हैं? हेलो, एनीबॉडी अमंग यू? बी क्विक बिकॉज टाइम इज रनिंग, हमें टाइम कम है. हेलो. Yes, sir. हाँ. Can anybody among you give the definition of the grammar? Okay. Actually, grammar is that which gives a structure of the language. It gives the rules and regulations of the language. That in which we have to write or study the language. ये हमें grammar rules and regulations देते हैं language के बारे में, क्योंकि हमें पहले क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, कौन सा रूल अप्लाई करना है, कौन सा नहीं करना है. Actually, this grammar, it gives the structure of the language as the bones gives structure to us. जैसे हमें हेडियो की वजह से स्ट्रक्चर है, इसी तरह जो ग्रामर है ये भी लैंग्वेज को ये स्ट्रक्चर जैसे हमें मिलता है बोन से, इसी तरह लैंग्वेज को स्ट्रक्चर मिलता है किससे? ग्रामर से. समझ आया? Yes, sir. हाँ. अब चलो, ये तो मैंने अपना कहा है. अब हम देखेंगे कि एक ग्रामरियन है जिसका नाम है नॉम चॉम्स्की है एक ग्रामरियन का नाम. तो वो इसके बारे में क्या कह रहा है, देखो वो क्या कह रहे हैं जल्दी. द ग्रामर ऑफ ए लैंग्वेज इज कॉम्प्लेक्स ऑफ सिस्टम्स दैट मे बी एनालाइज्ड एंड स्टडीड ऑन 3 लेवल्स. नॉम चॉम्स्की कह रहा है कि ग्रामर तो बहुत डिफिकल्ट हैं, ये कॉम्प्लेक्स हैं, ये इजी नहीं है. तो इसके हिसाब से 3 लेवल्स होते हैं ग्रामर के. कौन? नंबर 1 है फोनोलॉजी, नंबर 2 है मॉर्फोलॉजी, नंबर 3 है सिंटैक्स. तो यू हैव टू रिमेंबर, आपको याद रखना है दैट फॉर ऑल द लैंग्वेज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर फीचर्स आर. हाँ, बी क्विक. हेलो, मैंने आपको पहले कहा है लैंग्वेज के कितने फीचर्स कैरेक्टर्स होते हैं? 4 कहा ना मैंने. स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग. हेलो. Yes, sir. मैंने कहा ना कि लैंग्वेज के 4 फीचर्स होते हैं. नंबर 1 स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग. तो यू हैव टू रिमेंबर, शायद मैंने आपको पहले भी कहा है कि स्पीकिंग एंड लिसनिंग दे आर डिफरेंट, राइटिंग एंड रीडिंग दे आर डिफरेंट. यानी कि फॉर राइटिंग एंड रीडिंग the branch which deals with this is called syntax. यानी कि in case of syntax it shows us how single units of meaning are combined to form words. ये कौन है? हाँ, यानी कि this shows us that how we make the words, phrases or sentences. यानी कि syntax से हमें
पता चलता है, मालूम होता है कि हम वर्ड्स कैसे बनाते हैं, हम सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं. And another one which deals with speaking and listening, that is called phonetics. And in case of phonetics, there are two branches. Number one is phonology. Phonology gives the set of sounds or symbols. ये हमें यहाँ साउंड्स, आपको मालूम है कि साउंड अलग है और अल्फ़ाबेट अलग है. फिर जब हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ाबेट्स को हम अलग से रिप्रेजेंट करते हैं और साउंड्स को अलग से. वो मुझे अभी दिखाना है आपको, क्योंकि वो भी हमारे यहाँ इस ब्लॉग में है. हाँ, डिड यू गेट दिस? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैंने इंशार कहा है कि जो ग्रामर है उसमें हम 3 चीज़ पढ़ते हैं. नंबर 1 फोनोलॉजी और मॉर्फोलॉजी. फोनोलॉजी और मॉर्फोलॉजी ये साउंड से डील करते हैं. साउंड्स लिसनिंग और स्पीकिंग से डील करते हैं. और सिंटेक्स, सिंटेक्स हमें ये यूनिट दिखाते हैं, मतलब सेंटेंस, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज. तो वो हमें डील करता है राइटिंग के साथ और रीडिंग के साथ. यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. 1 second. Yes, sir. 1 second. हाँ, यानी कि अब हम यहाँ इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जो भी लैंग्वेज है उसके दो, हम कहेंगे 2 टाइप से. नंबर 1 है राइटिंग, नंबर 2 है स्पीकिंग. समझ आ रहा है? हाँ, अब हम पहले देखेंगे कि राइटिंग में क्या क्या होता है. हाँ, सबसे पहले आपको मालूम है कि राइटिंग में क्या होता है. ये क्या है? क्या हो गया? वन सेकंड. हाँ, आपको मालूम है कि जब हम राइटिंग की बात करते हैं, अब मैं ऐसे ही कहूँगा क्योंकि यहाँ और कुछ आ रहा है. ये पीपीटी एक्चुअली है, तो इससे थोड़ा आपको वहाँ मुश्किल होगा. फूड पर डाले कहूँगा. हाँ, 1 सेकंड. यू हैव टू रिमेंबर, आपको याद रखना है दैट इन केस ऑफ राइटिंग वी मेक द यूज ऑफ अल्फ़ाबेट्स. आपको वो मालूम है कितने अल्फ़ाबेट्स हैं. एंड व्हेन वी कंबाइन दोज अल्फ़ाबेट्स, एक्चुअली they give us the word. When we combine the words, they give us the clause. यहाँ हमारे सब्जेक्ट में, हमारे सिलेबस में, यहाँ कोर्स में clause हैं, इसीलिए मुझे यहाँ ये कहना पड़ा. You have to remember that clause is combination of words. clause combination of words होता है. When we combine the clause, they give the sentence. But clause is not full. Clause has not the full meaning. It is part of the sentence. And another thing is phrase. Clause and phrase both are part of the sentences. But the difference between clause and phrase is that in case of clause, verb is compulsory, while as in case of phrase, verb is not compulsory. ये समझ में आया? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज में बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक लिखने में हमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं. आपको मालूम है कि 26 अल्फ़ाबेट्स. जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो वो वर्ड देते हैं. जब हम वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो वो क्लास या फ्रेज देते हैं. वही क्लास हमारे इसमें है, सिलेबस में है, तो हमें अभी वो पढ़ना है. अभी मैं वो पढ़ाऊँगा मतलब इन डिटेल. तो पहले आपको रखना है याद कि क्लास इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स. और जो फ्रेज होती है, फ्रेज इज़ आल्सो combination of words. Both clause and phrase they have not the full meaning. clause और phrase को full meaning नहीं होती है. अब clause और phrase में क्या फ़र्क है? In case of clause, verb is compulsory. clause में verb का होना लाजमी होता है, but in case of phrase that is not compulsory. समझ में आया? हाँ. Yes, sir. जब अब हम sentences को ये क्या कहते हैं, क्लासेस को कंबाइन करते हैं तो वो सेंटेंस देते हैं. सेंटेंस के पार्ट होते हैं. एक होता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हम काम करने वाले को कहते हैं. वन हु परफॉर्म्स द वर्क. मिसाल के लिए मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ पढ़ाने की. एंड अनदर इज ऑब्जेक्ट. और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट. मिसाल के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. यू आर ऑब्जेक्ट. जो बाकी पार्ट हैं सब्जेक्ट के बगैर, एक्सक्लूडिंग सब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट.
जो सब्जेक्ट के बगैर बाकी पार्ट होता है इसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब जो ये ऑब्जेक्ट होते हैं, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप ऑब्जेक्ट है, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। यानी कि ऑब्जेक्ट दो होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आया? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, 1 सेकंड, पहले मुझे वहाँ तक आपको, हाँ, टाइप्स सेंटेंसेस ये नहीं, अब हम डायरेक्ट यहाँ आएंगे। हाँ, ये आपको, ये हमारे एग्ज़ाम, ये सिलेबस में यहाँ है। देखो यहाँ क्या क्या है हमारे सिलेबस में है, एडजेक्टिव्स, और मुझे लग रहा है कि एडवर्ब हमने पढ़ा था पहले ही, पढ़ा ना? हेलो, लास्ट ब्लॉक में हमने पढ़ा था एडवर्ब। फिर भी मैं आपको यहाँ से जल्दी जल्दी पहले से ही ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा कहूँगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? जो भी हम कहते हैं इसके पार्ट्स होते हैं। आपने तो ये पढ़े हैं दैट देयर आर सो मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच बट मोस्टली दे आर 8। नाउन, आपको याद रखना है दैट नाउन इज एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग। आज तक आप कहते थे नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग, बट इतना नहीं है। बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं जिनको हमने अभी दरियाफ्त नहीं किया है, मगर वो दुनिया में हैं, तो हम उनको भी नाउन कहते हैं। इसीलिए हम नाउन की डेफिनेशन देते हैं, नाउन इज एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Proceed. प्रोनाउन इज दैट विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। हम नाउन की जगह कभी इस्तेमाल करें, मिसाल के लिए मेरे लिए आप कहेंगे यू, मैं आपके लिए कहूँगा यू, अपने लिए मैं कहूँगा आई। ये जो प्रोनाउन होते हैं इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर होता है आई, प्लूरल होता है वी, सेकंड पर्सन में बोथ सिंगुलर और प्लूरल यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे। समझ में आया? Sir. Yes, sir. Yes, sir. अब है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम उर्दू में सिफत कहते हैं। एडजेक्टिव शोज द क्वालिटी ऑफ समथिंग। ये किसी नाउन की क्वालिटी कह रहे हैं, नाउन और प्रोनाउन की। ये याद रखना है यहाँ आपको। मैंने उससे पहले भी आपको कहा है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा है कि जो एडजेक्टिव होता है ये क्वालिटी नाउन और प्रोनाउन की कह रहा है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ ए बॉय, ही इज़ ए गुड बॉय, शी इज़ ए गर्ल, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। ये नाउन के को ऐड कर रहा है, उसकी सिफत को ऐड कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। ये तो एडजेक्टिव है। तो यही एडजेक्टिव हमारे यहाँ सिलेबस में है। यहाँ है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जो आपने पढ़े हैं, पॉजिटिव इस्तेमाल होता है मिसाल के लिए गुड, ये किसी एक पर्सन की क्वालिटी दिखा रहा है। बेटर होता है इस्तेमाल यानी कि कंपैरेटिव, ये दो के लिए इस्तेमाल होता है। और सुपरलेटिव जो बेस्ट होता है वो इस्तेमाल होता है व्हेन देयर इज कंपैरिजन अमंग सो मेनी बट ओनली वन इज गुड। समझ में आया नहीं? हेलो, जी सर। मेरे कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू, क्योंकि यहाँ हमारे सिलेबस में है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में उन्होंने रखा है ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। मैंने कहने का मतलब ये, जो पॉजिटिव होता है ये किसी का सिफत दिखा रहा है ऑन हिज इंडिविजुअल लेवल, यानी कि उसकी इंडिविजुअल लेवल पर। जब दो में कंपेयर होता है तो उस वक्त आपको याद रखना है, उस वक्त हम सुपरलेटिव, कंपैरेटिव इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जब दो से ज़्यादा हो गए तो उनमें एक ही अच्छा होगा, तो उस वक्त सुपरलेटिव। हाँ, इसी तरह है एडवर्ब। ये वर्ब मैंने इससे पहले भी आपको कहा है, इन शॉर्ट वर्ब शोज द एक्शन और द वर्क। यानी कि वर्ब जो है ये एक्शन और वर्ब दिखा रहा है। और मैंने आपको कहा है हाउ यू विल आइडेंटिफाई द वर्ब। अगर आपको आइडेंटिफाई करना होगा वर्ब, आप कैसे करेंगे? उसमें ज़्यादातर ना होता है, खाना, पीना, चलना, नानुलिप ना होता है ज़्यादातर। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. इसी तरह है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन भी क्या करता है? इट शोज रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स। ये दो नाउन्स के बीच में रिलेशन दिखा रहा है। मिसाल के लिए
अगर हम कोई चीज़ लेंगे वो हम बॉक्स में रखेंगे, अगर बॉक्स में होगा हम कहेंगे इन द बॉक्स, अगर बॉक्स पर होगा हम कहेंगे ऑन द बॉक्स, अगर बॉक्स के नीचे होगा हम कहेंगे अंडर द बॉक्स, हाँ अगर बॉक्स के पीछे होगा हम कहेंगे बिहाइंड द बॉक्स, अगर बॉक्स पर होगा हम कहेंगे अबव द बॉक्स। ये रिलेशन दिखा रहा है बिटवीन टू नाउन्स। इसी तरह है कंजक्शन, कंजक्शन भी आपके यहाँ सिलेबस में है, उन्होंने लिखा है यहाँ लिंकिंग वर्ड्स, लिंक वर्ड्स और कंजक्शंस, ये पेज नंबर 26 पर है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो कंजक्शंस का क्या काम होता है? टू जॉइन टू वर्ड्स, टू क्लॉजेस और टू फ्रेजेस, यानी कि ये ज्वाइन करता है। जैसे आपको मालूम है, जैसे हम ईंट, जब जैसे हम कोई दीवार बनाते हैं तो वहाँ हम ईंटों को कैसे ज्वाइन करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सीमेंट। तो इसी तरह ये इनको कनेक्ट कर रहा है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसी तरह होता है डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? ये डिटरमाइन करते हैं कौन सा नाउन। मिसाल के लिए मैं कहूँगा दिस, दिस दिखा रहा है वेरी क्लोज, दैट दिखा रहा है फार अवे, दूर। मैं कहूँगा विंडो नंबर 1, डोर नंबर 5। समझ आ रहा है? हाँ, Yes, तो sir. ये मैंने अब हम डायरेक्टली आएंगे अपने जो हमारा यहाँ है, क्योंकि अब थोड़ा आपको ये ग्रिप में समझ में आया है कि क्या है क्या नहीं है। अब हम डायरेक्टली आएंगे अपने जो हमारे सिलेबस हैं, सिलेबस में आप मैं दिखाऊंगा आपको यही चीज़ें जो मैंने यहाँ आपको थोड़ा एक्सप्लेन किए। हाँ, तो टेनिस मैंने शायद आपको कंप्लीट किया था।